जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12। 11 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट से आप कर सकते हैं। नया चैनल आपके लिए यहाँ पर खोला गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं। फिर भी आप ना तो वीडियो को लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। आपको भी यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहिए कि मैं खुद जॉब के अंदर हूँ, टाइम निकाल कर आपके लिए इतने अच्छे प्रैक्टिस सेट में लेकर आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आपका भी यहाँ पर फ़र्ज बनता है, ठीक है। और वर्दी हमने खुद ले रखी है तो आपको भी वर्दी यहाँ पर दिलवा के रहेंगे। इसमें आपको कोई भी संकोच नहीं रखना है, ठीक है। साइंस में आप टेंशन फ्री रहिए बिल्कुल। चलिए, ये हमारा बैच है। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। डेमो वीडियोस रैंकर्स IQ जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डेमो देखिए, अच्छा लगे तो बैच को आप परचेज़ कर सकते हैं। साइंस के अंदर स्कोर बूस्टअप अपना कर सकते हैं। बैच की फ़ीस कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, 599 आपके लिए है। तो आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट करेक्ट। ध्वनि की चाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले मैं आपको ध्वनि के बारे में बता दूं। ध्वनि जो है आपकी एक सीमित गति से आपकी प्रोपोगेट करती है, यानी कि फैलती है। ये आपकी अनंत गति से नहीं चलती है। जैसे बिजली की चमक हमें तुरंत दिखाई देती है, लेकिन जब गरज होती है आपकी वो थोड़ी देर बाद आपको सुनाई देती है। इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड लाइट से आपकी बहुत कम है। जो स्पीड ऑफ साउंड है आपकी वो स्पीड ऑफ लाइट से आपकी बहुत कम है। और साउंड की स्पीड आपकी मीडियम पर डिपेंड करती है। दोस्तों साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड में आपको देखने को मिलेगी, फिर आपको यहाँ पर लिक्विड में देखने को मिलेगी, फिर आपको यहाँ पर गैस के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड कहाँ पर देखने को मिलेगी? सॉलिड में देखने को मिलेगी, फिर आपको यहाँ पर लिक्विड में देखने को मिलेगी, और सबसे कम आपकी यहाँ पर गैस के अंदर रहती है। अब अगर हम किसी मीडियम के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाएं तो स्पीड ऑफ साउंड जो रहती है वो भी आपकी यहाँ पर बढ़ जाती है। और एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पर ये रहती है आपकी 331 मीटर पर सेकंड। टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकंड आपको देखने को मिलेगी, और 22 डिग्री सेल्सियस पर आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि 344 मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब NCERT के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं कि स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या क्या देखने को मिलती है। तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड एल्यूमिनियम के अंदर देखने को मिलती है। सबसे कम आपको यहाँ पर ग्लास के अंदर देखने को मिलती है। याद रखना है दोस्त, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर सी वाटर के अंदर आपको स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और कम देखने को मिलती है मेथनॉल के अंदर। मेथनॉल के अंदर कम देखने को मिलती है। गैसेस की बात करें तो गैसेस में सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रोजन में देखने को मिलेगी, ठीक है। और सबसे कम सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है।
चलिए एक एक यहाँ पर देख लेते हैं दोस्त। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। स्पीड ऑफ साउंड उस मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है जिसमें वो ट्रैवल कर रही है। बिल्कुल यहाँ पर हमने आपको बता दिया था कि स्पीड ऑफ साउंड आपकी मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन गैसेज देन सॉलिड। ये आपका दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या बताया है, सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में फिर उससे कम, फिर सबसे कम गैस में देखने को मिलती है। तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड आपको ज़्यादा देखने को मिलती है गैसेस की अपेक्षा। ध्वनि की चाल गैसों में ठोसों की अपेक्षा आपको अधिक देखने को मिलती है, गलत हो जाएगी, कम देखने को मिलती है। चलिए अगला है द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। हमने यहाँ पर क्या बात बताई थी आपको, अगर किसी मीडियम के अंदर टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो यहाँ पर ध्वनि की चाल आपकी बढ़ जाएगी। बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकंड आपको देखने को मिलती है। लेकिन बात करें यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस पर तो आपको ये 344 मीटर पर सेकंड देखने को मिलती है। दोनों डाटा आपको यहाँ पर याद रख लेना है। एग्जामिनर पूछ सकता है टेम्परेचर मेंशन कर 22 डिग्री सेल्सियस पर कितनी देखने को मिलती है स्पीड ऑफ साउंड, तो 344 मीटर पर सेकंड आपको देखने को मिलती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी देखने मिलती है, 331 मीटर पर सेकंड देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बनेगा दोस्तों। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट एंड तड़कता भड़कता सवाल। व्हाट डज हैसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट। हैसनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हैसनबर्ग जी ने यहाँ पर कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यानी स्थिति और उसकी स्पीड या मोमेंटम एक साथ एग्जैक्ट नहीं पता की जा सकती। अब इसका मतलब यहां पर क्या है, मान लीजिए एक बॉलर ने जोरों से यहां पर बॉल फेंकी, ठीक है। जैसे उसने बॉल फेंकी तो हमें यहां पर स्पीड का पता लग गया, ठीक है। बॉल उसने फेंकी तो स्पीड ऑफ बॉल का यहाँ पर हमें पता लग जाता है। टीवी में आप देखते भी होंगे मैचेस के दौरान, जब बॉल फेंकता है तो टीवी में आ जाता है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की फेंकी है, ठीक है, 145 किलोमीटर प्रति घंटा की फेंकी है। लेकिन अगर हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पर जानना चाहें तो वो जानना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें स्पीड पता है तो हम उसकी पोजीशन नहीं जान सकते हैं, अगर हमें पोजीशन पता है तो हम उसकी स्पीड यहाँ पर नहीं जान सकते हैं। और ऐसा हमारे साहब हैसनबर्ग जी ने यहाँ पर कहा था। क्लियर? तो कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा? इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और संवेग को एक साथ यहां पर निर्धारित करना असंभव है। गॉट इट? ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट कर देते हैं फोन को। तेरी चाल ने रे गला में अंधिटाई तेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए रीडबर्ग स्थिरांक का मान क्या है, ये आपको यहां पर बताना है। रीडबर्ग कांस्टेंट एक फिक्स नंबर आपका होता है जो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए आपका यूज में लाया जाता है। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं?
वो लाइट की लाइंस जब इलेक्ट्रॉन्स आपके जंप करते हैं उस टाइम पर बनती हैं, उनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस बोलने का काम करते हैं। तो रिडबर्ग कांस्टेंट एक फिक्स नंबर है जो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। कहां पर इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करने में यूज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट बोलने का काम करते हैं। इसे डिनोट किया जाता है RH से, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1.097 गुना 10 की पावर 7 m-1। क्लियर? ऑप्शन सी इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा। लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर स्कोर ही बताना है। स्कोर आपका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में कितना रहा, कैसे आपको प्रैक्टिस सेट ये लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़कता भड़कता आपकी स्क्रीन पर है 2 लाख रुपए के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातुओं और अधातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पर विचार करना है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी है, मेटल्स कॉम्प्राइज मोर देन 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। धातुएं सभी ज्ञात तत्वों का 78% से अधिक भाग आपका होती हैं और आवर्त सारणी में बाईं ओर आपको ये देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सही कथन है आपका ये। लगभग कितनी देखने मिलती है? 78% से ज़्यादा आपको ये पीरियोडिक टेबल के अंदर देखने को मिलती है और लेफ्ट साइड के अंदर ये आपकी रहती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा यहाँ पर। लेफ्ट साइड में मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट साइड में आपको यहाँ पर नॉन मेटल्स देखने को मिलती हैं। तो सभी ज्ञात तत्वों में 78% से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर मेटल्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट दे रखा है, मरकरी, गैलियम एंड सीजियम आर मेटल्स विच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। पारा, गैलियम और सीजियम वे धातुएं हैं जिनका गलनांक आपका बहुत कम होता है। ये भी आपकी राइट स्टेटमेंट है। नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास ही ये जो मेटल है आपकी मरकरी, गैलियम और सीजियम, ये क्या होती हैं? पिघल जाती हैं। तो लो मेल्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल नहीं है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या रहते हैं? बुरे चालक रहते हैं, यानी कि पुअर कंडक्टर रहते हैं। क्लियर? तो इसका आपका करेक्ट कौन कौन सा बनेगा? फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन ए आपका 1000% सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर 2 रुपए के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको यहां पर विचार करना है। फर्स्ट दे रखा है, इन 1887 एच हर्ट्ज performed an experiment in which electrons were ejected when certain metals like potassium, rubidium, cesium were exposed to a beam of light। 1887 में एच हर्ट्ज जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था? जब कुछ मेटल्स जैसे मम्मी का फोन रखा है यहाँ पर, बच गया था, क्षमा चाहते हैं असुविधा के लिए। वर एक्सपोज टू ए बीम ऑफ लाइट। कहाँ पर थे? भूल गया मैं। बोल रहे थे यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कि 1887 के अंदर
एच हर्ट्ज ने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि जब कुछ, अरे यार फिर से फ़ोन आ गया था, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। एच हर्ट्ज ने 1887 में यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जब कुछ मेटल्स जैसे पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, इन सब पर जब लाइट यहाँ पर डाली गई तो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर निकलने लगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकलने लगे उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगी। जब कुछ एटम मेटल जैसे आपकी होगी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जब इनको लाइट दी गई तो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकले, जिनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट। नेक्स्ट है, द अबोव एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कुड बी सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उपरोक्त प्रायोगिक परिणामों को प्रकाश की तरंग सिद्धांत के आधार पर यहाँ पर संतोषजनक रूप से समझा जा सकता है। ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उस समय जो लोग थे वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से ये इफेक्ट आपके नहीं समझ पाए थे, क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी जो आपकी रहती है वो कंटिन्यूअस रहती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एनर्जी आपको डिस्क्रीट पैकेट्स के अंदर देखने को मिलती है। और डिस्क्रीट पैकेट्स को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलने का काम यहाँ पर करते हैं। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग उस टाइम पर ये आपका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से इनको समझ नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि जो वेव थ्योरी है वो बोलती है कि एनर्जी आपकी कंटिन्यूअस होती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एनर्जी आपकी डिस्क्रीट पैकेट्स के अंदर होती है, क्वांटा के अंदर आपको देखने को मिलती है। सेकंड स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट, प्लैंक्स सजेस्टेड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज कॉल्ड क्वांटा, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। मैक्स प्लैंक ने बताया था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एनर्जी को कंटिन्यूअस नहीं बल्कि छोटी छोटी डिस्क्रीट यूनिट्स में, जिनको क्वांटा बोलने का काम करते हैं, उनको एब्जॉर्ब या एमिट करने का काम यहाँ पर करेंगे। क्लियर? तो कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट? करेक्ट बनेगी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। दोबारा समझाते हैं, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रही है कि 1887 में एच हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट में क्या था कि जब कुछ मेटल्स जैसे पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम पर जब आपकी लाइट डाली गई तो इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलने लगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलने का काम करते हैं। उस समय जो लोग थे वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से ये इफेक्ट आपके समझ नहीं पाए थे, क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी आपकी कंटिन्यूअस होती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एनर्जी आपकी डिस्क्रीट पैकेट्स में होती है, जिनको हम क्वांटा बोलने का काम करते हैं। मैक्स प्लैंक ने क्या बताया था? मैक्स प्लैंक ने बताया था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एनर्जी को कंटिन्यूअस नहीं बल्कि छोटी छोटी डिस्क्रीट यूनिट्स में एब्जॉर्ब या एमिट करने का काम करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैकरीन ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड। पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, सैकरीन को किस नाम से जानते हैं, तो सैकरीन को ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड के नाम से जानते हैं। सीधा मैंने यहाँ पर करवा रखा है, जब 11 हावर्स की केमिस्ट्री की वीडियो 2022 में डाली थी ना मित्र, तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। और जिन्होंने 2022 में बैच करवाया था आपको, फिर बोलेंगे आप सर बार बार उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनके क्लासेस उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा देखने को। तो इसलिए मैं आपको बार बार मैं चेताता हूँ, क्योंकि वर्दी आपको लेनी है, ठीक है। जिस दिन वर्दी मिलेगी ना उस दिन एक अलग ही माहौल होगा, माँ बाप के चेहरे पर जो खुशी होगी ना, बस वो टाइम कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो मोमेंट भी आपको अपनी लाइफ के अंदर लेकर आनी है, और अब की बार ही आप लेकर आएंगे, ठीक। चलिए
सैक्रिन जिसे ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस नाम से जाना जाता है, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पर विचार करना है। फर्स्ट दे रखा है, इट वाज फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। यह पहला लोकप्रिय कृत्रिम मिठास प्रदायक आपका सैक्रिन जो है सबसे पहला आपका पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। ये शुगर के सब्स्टिट्यूट के रूप में आपका यूज किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट ही आपको यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट है, इट इज़ अबाउट 550 टाइम स्वीटर देन केन शुगर। ये गन्ने की शक्कर से 550 गुना आपका अधिक मीठा होता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड मेटाबोलाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। यह मानव शरीर में अवशोषित होकर अपचेत हो जाए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर के अंदर ये अपचेत होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मूत्र के द्वारा आपका अपरिवर्तित ही बाहर निकल जाता है, ठीक है, अनचेंज निकलता है। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। तो जब अनचेंज निकलेगा तो कहाँ से ह्यूमन बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होगा और कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फर्स्ट एंड सेकंड आपके यहाँ पर राइट बनेगी। ऑप्शन ए आपका 150% बिल्कुल सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वैद्युत अपघटन के उत्पादों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपका यहाँ पर विचार करना है। तो विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड। वैद्युत अपघटन के उत्पाद अपघटित पदार्थ की प्रकृति और प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के प्रकार पर निर्भर करती है। ये हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बड़े बड़े अक्षरों के अंदर बता रखा है। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट आपके डिपेंड करते हैं किस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। जैसे NaCl का हो रहा है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का हो रहा है, तो किस सब्सटेंस का यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है उसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट यहाँ पर डिपेंड करते हैं। और किस टाइप का आपका इलेक्ट्रोड है, एक्टिव है या इनर्ट है, उस पर भी ये डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ द इलेक्ट्रोड इज इनर्ट लाइक प्लेटिनम और गोल्ड। इनर्ट इलेक्ट्रोड ये पूछ लिया जाता है कौन कौन से? प्लेटिनम और गोल्ड। इट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन एक्टिवली। अगर इलेक्ट्रोड अक्रिय हैं तो यह अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। गलत हो जाएगा। बड़े बड़े अक्षरों में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था, अगर आपका इलेक्ट्रोड इनर्ट होगा तो वो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं करता है, और यहाँ पर बोल रहा है करता है। तो गलत स्टेटमेंट आपकी, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए, केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित ऑक्सीकारक और अपचायक स्पीसीज तथा उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों पर भी आपका उत्पाद जो है वो निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट हैं उनका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीसीज के साथ भी आपको यहाँ पर रिलेशन देखने को मिलता है, उन पर भी आपके यहाँ पर ये डिपेंड करते हैं। और उनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है E0, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे जो टेम्परेचर है 273.15 केल्विन हो, आपका प्रेशर आपका 1 बार हो,
ठीक है, कंसंट्रेशन आपकी 1 मोल हो, तो इन कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका मीजर किया जाता है उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलने का काम यहाँ पर करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट हैं वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीसीज पर यहाँ पर डिपेंड करेंगे और उनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस पर आपके यहाँ पर डिपेंड करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट राइट हो जाएगी आपकी, सेकंड आपकी गलत हो जाएगी, तो 20 का सही जवाब बनेगा 170%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ लाइज इन, पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वो एक्चुअली आपका मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी जाती हैं, इसलिए अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल जो है आपका वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है यह आपको अंटार्कटिका के पास देखने को मिलता है। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, मैग्नेटिक साउथ पोल नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका में आपको यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। अमंग द फॉलोइंग विच आयन हैज द लोएस्ट मोलर आयनिक कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट, निम्नलिखित में से किस आयन की मोलर आयनिक चालकता आपकी न्यूनतम होती है, वो आपको यहां पर बताना है। मोलर आयनिक कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक आयन की सॉल्यूशन में करंट कंडक्ट करने की एबिलिटी जब कंसंट्रेशन क्या हो, 0 हो, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, तो उसको हम मोलर आयनिक कंडक्टिविटी कहने का काम यहाँ पर करते हैं। कंडक्टिविटी जो है आयन के साइज और चार्ज मोबिलिटी पर डिपेंड करती है। छोटे आयंस और हाई मोबिलिटी वाले आयंस के अंदर, छोटे आयंस और हाई मोबिलिटी वाले आयंस में आपको जो लैम्डा नोट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो बड़े आयंस होते हैं, बड़े आयंस के अंदर आपको लैम्डा नोट ये कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो एसीटेट आयन है, ठीक है, ये आपका बल्कि आयन होता है, बड़ा आयन होता है, इसके अंदर आपकी मोलर कंडक्टिविटी कम रहेगी, तो एसीटेट आयन यहाँ पर आपका 175% सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट इज नॉट करेक्ट, मानक इलेक्ट्रोड विभव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। पहला यहाँ पर बोल रखा है ए नेगेटिव ई नोट
means that redox couple is stronger oxidizing agent than H positive H2 couple। ऋणात्मक E नोट का अर्थ है कि रिडोक्स युग्म की तुलना में आपका अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, रिडोक्स युग्म जो है H पॉजिटिव H2 युग्म की तुलना में आपका प्रबल ऑक्सीकारक है। यह आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेगेटिव ई नोट का मतलब आपका होता है वो रिडोक्स कपल एक स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है आपका, ना कि स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेगेटिव ई नोट का मतलब क्या होता है कि जो रिडोक्स कपल है वो आपका स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है देन H पॉजिटिव H2 कपल के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट 180% आपकी गलत है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव ई नोट मीन्स रिडोक्स कपल इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन H पॉजिटिव टू H2 कपल। धनात्मक ई नोट का अर्थ है कि रिडोक्स युग्म H पॉजिटिव H2 युग्म की तुलना में दुर्बल अपचायक। ये आपका गलत, ये आपका सही हो जाएगा। पॉजिटिव ई नोट का आपका मतलब होता है कि वो रिडोक्स कपल इलेक्ट्रॉन लेने में आपका स्ट्रोंग है, यानी कि वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, और स्ट्रोंगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही रहेगी। तो कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा? ओनली वन इसका करेक्ट जवाब बनेगा, केवल एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 11। मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर। ये सारी चीज़ें मैंने करवा रखी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो कर रखी है आपने तो अच्छी बात है, आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे आप। टर्म्स यहाँ पर दे रखी हैं, एक साइड में डेफिनेशंस दे रखी हैं जिनको आपको मैच यहाँ पर करना है। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? जब किसी न्यूट्रल गैसियस एटम, जैसे सोडियम हो गया आपका, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, जब इनसे इलेक्ट्रॉन आपका निकलता है और जो एनर्जी इनको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलने का काम करते हैं। जब हम एक एटम को आयन में यहाँ पर बदलते हैं इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, तो सिस्टम को जो एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ती है उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलने का काम करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सोडियम से सोडियम का आयन बनाया, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला। अब इस प्रोसेस के अंदर जो आपकी एनर्जी लगेगी उसे हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलने का काम यहाँ पर करते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या रहती है आपकी? पॉजिटिव रहती है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किया जाता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब किसी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है और उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी आपकी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन किया, Cl- की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अब इस टाइम पर जो आपकी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर बोलने का काम करते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा यहाँ पर क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्लियर? दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है
और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ओर उसके अंदर क्या होती है, एक क्षमता होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलने का काम यहाँ पर करते हैं। किसी एटम की ये टेंडेंसी कि वो शेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करे, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर बोलने का काम करते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पर सही जवाब बनेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, द एंथैल्पी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल एटम। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर। तो बी का सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी द क्वांटिटी मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे थे, और इस प्रोसेस के अंदर जो आपकी यहाँ पर एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से मैच हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका थर्ड से मैच हो जाएगा। क्वालिटी मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ। किसी परमाणु को कि साझा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता का गुणात्मक माप आपका वैद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्या होती है, वो बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या होती है, घटती है। मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कम देखने को मिलेगी और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट राइट आपकी बढ़ती है। तो इसका कौन सा सही जवाब बनेगा मित्र, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। आज कुएं ऊपर चाली, कैसा गाना वो, भिरड़ लड़गी। क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वां यहाँ पर क्या बोल रहा है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट whose mass is half of Earth's mass and radius is twice that of Earth। आपको यहाँ पर प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी बतानी है जिसका मास जो है वो अर्थ के मास से आधा है और रेडियस क्या है, वो अर्थ से 2 गुनी है। तो बता देंगे, कोई दिक्कत आएगी क्या यहाँ पर, बिल्कुल नहीं आएगी। तो एस्केप वेलोसिटी हमें पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, 2gm/r, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट निकालना है। ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ होती है आपकी, ठीक है। अब रेशियो यहाँ पर निकाल लो, प्लैनेट का निकालना तो प्लैनेट को ऊपर ले लेते हैं, अर्थ को नीचे ले लेते हैं। क्या क्या चाहिए अब हमें, यहाँ पर मास दे रखा है और रेडियस दे रखा है, तो जी आपका यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, ऊपर नीचे लाएंगे तो केवल हमारे पास क्या है, m और r हम यहाँ पर नीड है। तो यहाँ पर ऊपर लेते हैं, 2 भी आपका कट जाएगा, 2 को भी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट अंडर रूट कर देंगे। ऐसे ही आपका यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी आपका अंडर रूट में आ जाएगा। एक ही अंडर रूट लगा लो ना, क्यों इसको इतना वो कर रहे हो। चलिए इसको कर लेते हैं, MP RP आपका नीचे चला जाएगा, गुना करेंगे ME आपका नीचे रहेगा और RE आपका यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। अब मुझे यहाँ पर बोला है कि प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ के मास से 2 गुना है। प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ के मास से यहाँ पर क्या है, 2 गुना है। whose मास इज हाफ है यार, हाफ, सॉरी हाफ। तो ये क्या दे रखा है, ये रेशियो हमें हाफ, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है, हाफ। तो 1/2 इसको रख लेंगे, 1/2, ठीक है। अब हमारे पास रेडियस दे रखी है, तो रेडियस हमें क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितनी दे रखी है,
दोगुनी। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? दोगुनी। तो हमारे पास क्या है? आर ई अपॉन आर पी है, और हमारे पास यहाँ पर दे रखा है आर पी अपॉन आर, तो इसको अपोजिट कर देंगे। ठीक है, अपोजिट इसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये हमें 2 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक, आगे सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 1/4। बाहर निकालेंगे तो 1/2। तो वी पी अपॉन वी ई आपको यहाँ पर कितने देखने को मिलेगा? 1/2। ठीक है, और वी पी हम यहाँ पर निकालना है, और वी ई हमारे पास क्या है? कितनी दे रखी है वेलोसिटी? एस के वेलोसिटी 11.2, तो 11.2 गुना 1/2 कितना आएगा? काटेंगे तो आधा, 5.6 किलोमीटर पर सेकंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैटलिस्ट। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पर विचार करना है। काफ़ी आसान हलवा सवाल है। ए कैटलिस्ट इनिशिएट ए केमिकल रिएक्शन। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ करता है। गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को यहाँ पर शुरू नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करता है? पहले से जो रिएक्शन चल रही है उसकी स्पीड को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। यानी कि वो दोस्त जो लड़ाई करवाने का यहाँ पर काम करता है, या तो लड़ाई को बढ़ाएगा, या कोई अच्छा होगा तो घटाएगा। तो किसका काम करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। क्या शानदार बात है। नेक्स्ट है, ए कैटलिस्ट इज नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। उत्प्रेरक अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होता है। ये भी सही बात है। उसको बस आपकी लड़ाई को कम या ज़्यादा करवाने से मतलब है, खुद पर उस पर कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। पहले अगर वो 100 किलो 1000 किलो कैटलिस्ट यूज किया गया था, तो लास्ट में भी 100 किलो 1000 किलो कैटलिस्ट ही रहने वाला है। सेकंड आपका राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ए कैटलिस्ट रिएक्ट्स विद रिएक्टेंट टू फॉर्म इंटरमीडिएट एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ मिलकर क्या बनाता है? एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करता है, जिससे हमें मदद मिलती है फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? राइट है ये भी। उत्प्रेरक अभिकारकों के साथ अभिक्रिया करके मध्यवर्ती पदार्थ को बनाता है, और अंतिम उत्पाद के निर्माण में यहाँ पर क्या होता है? सहायक होता है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगी सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपका। असर्शन में दे रखा है, द ट्रांसमीटर कन्वर्ट्स द मैसेज सिग्नल इनटू ए सुटेबल फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन। अभिकथन है आपका, प्रेषित संदेश सिग्नल को प्रेषण हेतु उपयुक्त रूप में यहाँ पर क्या करता है? परिवर्तित करने का काम करता है। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है? मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करना, एम्पलीफाई करना, और ट्रांसमिशन के लिए उसको सुटेबल बनाना। तो असर्शन तो आपका बिल्कुल सत्य है दोस्त, अभिकथन सत्य है। नेक्स्ट, द रिसीवर परफॉर्म द टास्क ऑफ जनरेटिंग द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। अभिग्राही मूल संदेश सिग्नल उत्पन्न करने का यहाँ पर कार्य करता है। रिसीवर का काम क्या होता है? ट्रांसमिटेड सिग्नल को रिसीव करना और उसको डीमोडुलेट करना, डीमोडुलेट करके ओरिजिनल मैसेज को यहाँ पर क्या करना? प्राप्त करना, और फिर कहाँ पर भेज देता है? उसको यूज़र के पास भेज देता है। ठीक है, तो सेकंड भी आपका राइट है, लेकिन ये असर्शन का आपका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा राइट आंसर बनेगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ए और आर आपके सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका 197% सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कैपलर थर्ड लॉ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू के एस आर क्यूब, द कॉन्स्टेंट के एस इज। कैपलर के तीसरे नियम में टी स्क्वेयर बराबर है के एस आर क्यूब में नियतांक के एस यहाँ पर क्या होता है आपको ये बताना है। तो कैपलर के थर्ड लॉ के अंदर आपको रिलेशन देखने को मिलेगा, टी स्क्वेयर बराबर है के एस आर क्यूब। टी क्या है यहाँ पर? टाइम पीरियड। आर क्या है यहाँ पर? एवरेज डिस्टेंस प्लैनेट और सन के बीच में। और के एस क्या है? एक कॉन्स्टेंट है आपका, जो आपका हर प्लैनेट के लिए
सेम रहेगा। ठीक है, तो के एस जो रहता है वो सेम फॉर ऑल प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट, सभी वर्तीय कक्षाओं वाले ग्रहों के लिए आपको ये समान देखने को मिलता है। के एस क्या होता है आपका, एक कांस्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। A new unit of length is chosen such that speed of light in vacuum is unity. स्पीड ऑफ लाइट यहां पर दे रखी है यूनिटी, यानी कि 1 यूनिट पर सेकंड मान सकते हैं इसको, 1 यूनिट पर सेकंड। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। न्यू यूनिट के टर्म में आपको डिस्टेंस बताना है किस किस के बीच में, सन और अर्थ के बीच में। इफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकंड टू कवर द डिस्टेंस, अगर जो लाइट है इस डिस्टेंस को कवर करने में 8 मिनट 20 सेकंड लगाती है। ठीक है, तो टाइम टेकन यहां पर कितना लिया गया लाइट के द्वारा, सन से, सम लिख रहा हूं यार, सन से अर्थ तक जाने के लिए कितना लिया गया, 8 मिनट 20 सेकंड। अब इस टाइम को क्या करना है आपको, सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। 8 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 8 गुना 60 प्लस में 20 तो आपका है ही, तो कितना आ जाएगा 480 प्लस 20 500 सेकंड। अब डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ही तो निकालना है। तो स्पीड कितनी है आपकी, स्पीड कितनी है आपकी 1 यूनिट, और टाइम कितना है 500 सेकंड, यही तो है 1 यूनिट। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 500 यूनिट। डिस्टेंस हमें नई यूनिट में तो निकालना था, तो 20 का आपका 70 रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां तड़कता भड़कता क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग में एक्कम्पनी केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के साथ आपको देखने को मिलता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, न्यू सब्सटेंस की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है, नया उत्पाद यहाँ पर बनता है। ठीक है, और इरिवर्सिबल चेंज होता है, नया सब्सटेंस बनेगा तो उसको हम पहले वाले सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल चेंज आपका ये रहता है। और जब भी केमिकल चेंज होगा तो साउंड आपकी प्रोड्यूस हो सकती है, कलर चेंज भी हो सकता है, गैस भी यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकती है। तो तीनों आपके चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं केमिकल चेंज के अंदर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, साउंड कौन से केमिकल चेंज के अंदर देखने को मिलेगी, जब पटाखे फटेंगे तो साउंड निकलती है, क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। कलर चेंज कब देखने को मिलता है, रस्टिंग ऑफ आयरन जब होता है, जब जंग लगता है तो कलर चेंज आपको देखने को मिलता है। गैस कब फॉर्म होती है, जब रिएक्शन होती है एसिड की मेटल्स के साथ, तो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस आपकी बनती है। साउंड कब निकलती है, पटाखे फटते हैं तब, पटाखे फटते हैं तब। ठीक है, कलर चेंज कब देखने को मिलता है, जब जंग लगता है। गैस कब फॉर्मेशन होती है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। और हाइड्रोजन गैस की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है, गैस फॉर्मेशन हो रही है, केमिकल चेंज है आपका। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा 241%। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापीय प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पर विचार करना है। दो प्रकार के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एक आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या क्या यहाँ पर बोल रहा है भला, फर्स्ट में यहाँ पर बोल रहा है इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन गैस एब्जॉर्ब हीट एंड डज वर्क। समतापीय प्रसार में गैस ऊष्मा अवशोषित करता है और यहाँ पर कार्य करता है। आइसोथर्मल क्या होता है, जिसके अंदर
टेम्परेचर आपका यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर यहाँ पर क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ। हम एक पतीला लेते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी करते हैं और उस पतीले के अंदर आग नहीं लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ से रहा, बात हो रही है यहाँ पर आइसोथर्मल की, तो एक ही टेम्परेचर का पानी यहाँ पर लेना मित्र। ठीक है, तब थोड़ी देर में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, गैस आपकी एक्सटेंड होगी। जो पिस्टन यहाँ पर लगा हुआ है ये ऊपर की तरफ यहाँ पर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम है ये एब्जॉर्ब कर रहा है हीट कहाँ से, सराउंडिंग से, जो हम इसको भारी जो टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो बाहर का टेम्परेचर है यहाँ से क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और काम यहाँ पर किया जा रहा है। काम कैसे होगा, पिस्टन आपका ऊपर की तरफ उठेगा, गैस आपकी एक्सपेंड होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट। नेक्स्ट, इन आइसोथर्मल कंप्रेशन द गैस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। अब ये केस को उल्टा कर लो, एक सिलेंडर, पिस्टन। ठीक है, अब पिस्टन को आपको नीचे की तरफ यहाँ पर प्रेस करना है, कंप्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वर्क डन किया जाता है गैस पर बाय द सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स के द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वर्क डन किया जा रहा है। तो इस मामले में क्या होगी, गैस करेगी हीट को रिलीज। कहाँ पर, सराउंडिंग्स के अंदर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गैस एब्जॉर्ब हीट, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर रिलीज होती है हीट इनटू सराउंडिंग्स। तो इसका आपका सत्य कौन सा बनेगा, ओनली वन। सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी दोस्त। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जब किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम क्लॉक को यहाँ पर लगा दें, कोऑर्डिनेट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का सवाल है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम क्लॉक लगा दें तो ये बना देता है हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं। ठीक है, यहां पर आप बैठे हुए हैं पैंट कोट पहनकर। अब आपको यहां पर ट्री का मोशन देखना, बाहर एक ट्री निकल गया, क्रॉस कर लिया ट्रेन ने। तो ट्रेन यहां पर अगर हम मोशन देखना चाहें ट्री का, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा आपका, ट्रेन यहां पर रहेगा। ठीक है, अगर हम यहां पर ट्रेन का मोशन देखना चाहें तो हम अर्थ को भी यहां पर अर्थ से देखेंगे। आप बाहर खड़े हैं तो अर्थ भी यहां पर क्या रहेगा, अर्थ को हम क्या लेंगे यहां पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने का काम यहां पर करते हैं। क्लियर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्लॉक को लगा दिया जाता है, किसको मेजर करने, पोजीशन को और टाइम को मेजर करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो हमने आपके सामने एग्जांपल लिए, अगर आपको ट्री का मोशन यहाँ पर देखना है ट्रेन से बैठकर, तो ट्रेन यहाँ पर क्या रहेगी आपकी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अगर आपको मोशन देखना है ट्रेन का, तो अर्थ को भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर, ए कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद ए क्लॉक यूज्ड टू मेजर पोजीशन एंड टाइम। स्थिति और समय मापने के लिए प्रयुक्त घड़ी सहित निर्देशांक तंत्र आपका रहता है, निर्देश तंत्र रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट सेमी मेजर एक्सिस। किसी ग्रह का अर्ध दीर्घ अक्ष सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है। किस ग्रह का सेमी मेजर एक्सिस सबसे आपका बड़ा है। सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस कहां से,
सन से प्लैनेट के बीच में जो आपको एवरेज डिस्टेंस देखने को मिलता है उसे हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। अब सेमी मेजर एक्सिस जितना आपका बड़ा होगा उतना ही जो प्लैनेट है वो सन से दूर रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस है प्लूटो का। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा अगर सेमी मेजर एक्सिस है प्लूटो का तो वो उतना ही दूर है कहाँ से, सन से। तो इन सभी का कम है सेमी मेजर एक्सिस, प्लूटो का आपका ज़्यादा है, इसलिए सन से दूर है। नेक्स्ट, Who was the Indian born astrophysicist and Nobel laureate who wrote the book Newton's Principia for Common Reader? कौन से भारतीय मूल के खगोल भौतिकविद और नोबेल पुरस्कार विजेता ने न्यूटन्स प्रिंसिपिया फॉर कॉमन रीडर नामक पुस्तक आपकी यहाँ पर लिखी थी? तो ये पुस्तक आपकी यहाँ पर लिखी गई थी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के द्वारा। ठीक है, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 के अंदर। 1983 में इनको फिजिक्स के क्षेत्र में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनको किसके लिए जाना जाता है? चंद्रशेखर लिमिट के लिए इनको यहाँ पर जाना जाता है। और इन्होंने यहाँ पर बुक लिखी थी न्यूटन्स प्रिंसिपिया फॉर कॉमन रीडर्स, जिसके अंदर आइजैक न्यूटन ने जो काम किए थे उनको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखा गया था ताकि आसानी से जो रीडर्स हैं उसको समझ पाएं। तो 20 का आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द इम्पेंडिंग मोशन मीन? आसन गति शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। आसन गति शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? इम्पेंडिंग मोशन का मतलब क्या होता है? ऐसी गति जो होने वाली है, होने के बिल्कुल करीब है लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण ने उसको रोक रखा है। जब अप्लाइड फोर्स इतना हो जाता है कि घर्षण आपका मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाता है तो बॉडी क्या है? फिसलने वाली होती है, लेकिन फिसलती नहीं है अभी। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इम्पेंडिंग मोशन बोलने का काम करते हैं। इम्पेंडिंग मोशन मतलब मोशन आपका होने वाला है लेकिन अभी फ्रिक्शन ने उसको क्या कर रखा है? रोक रखा है। तो इसमें कौन सा आपका राइट रहेगा? फर्स्ट गलत हो जाएगा, मोशन दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। नहीं, मोशन तो हो ही नहीं रहा। मोशन दैट वुड टेक प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन इज गलत। नेवर डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन, गलत। मोशन दैट अकर्स ओनली व्हेन फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, वह गति जो केवल अधिकतम घर्षण पर होती है। तो इसका क्या होगा? डी जवाब रहेगा आपका। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अरस्तु के गति नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एरिस्टोटल जी ने यहाँ पर लॉ ऑफ मोशन दिया था, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने बोला था जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आपका लगाया जाता है तब तक वह आपकी चलती रहेगी, रुकेगी बिल्कुल नहीं। जब किसी वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स
लगाया जाता रहेगा तब तक वो क्या करेगी, चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। जैसे ही बल हटा दिया जाएगा, फोर्स हटा लिया जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तु हो आपकी रुक जाएगी। यानी उनके हिसाब से गति को बनाए रखने के लिए फोर्स आपका लगातार यहाँ पर रहना पड़ेगा। न्यूटन जी ने बाद में इसका क्या किया था, विरोध किया था और कहा था कि कोई भी वस्तु अपनी गति में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। इसलिए न्यूटन ने फर्स्ट लॉ जो था वो लॉज ऑफ इनर्शिया यहाँ पर दिया था। तो यहाँ पर एरिस्टोटलियन लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाता रहना पड़ेगा, तभी वो चलती रहेगी। किसी पिंड को गति में बनाए रखने के लिए बाह्य बल की यहाँ पर आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट है, ओम्स लॉ इज ओबेड बाय मैनी सब्सटेंस बट इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, इट फेल्स इफ। ओम का नियम अनेक पदार्थों द्वारा माना जाता है परंतु यह प्रकृति का मौलिक नियम नहीं है। यह निम्नलिखित परिस्थितियों में आपका असफल रहता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है वी डिपेंड्स ऑन आई नॉन लीनियरली। वी आई पर गैर रैखिक रूप से निर्भर करे तो ये जो लॉ है वो आपका फेल हो जाएगा। सही है बिल्कुल। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। दूसरी के बच्चे को भी ये बातें पता है। V क्या होता है, वोल्टेज होता है, और करंट क्या होता है आपका, I होता है। जब वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन आपका सीधा नहीं होता यानी कि नॉन लीनियर होता है तो ओम्स लॉ जो आपका फेल हो जाता है। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दे रखा है रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ V। V और I के बीच संबंध समान परिमाण वाले V के चिन्ह पर आपका निर्भर करता है। ये भी आपका सही रहेगा। जब V का पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आपका होता है तो करंट का फ्लो क्या होता है आपका, बदल जाता है, जैसे रेक्टिफायर के अंदर। तो ऐसी कंडीशन जब आपको देखने को मिलेगी तब ओम्स लॉ आपका यहाँ पर फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉन यूनिक। V और I के बीच संबंध अद्वितीय नहीं होता। जब एक ही वोल्टेज के लिए अलग अलग करंट की वैल्यूज मिलती हैं तो आपका ओम्स लॉ क्या होता है, वो फेल हो जाता है। तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये सारी क्या हैं, लिमिटेशन है किसकी, ओम्स लॉ की। क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला एंड SI यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट गति का विमीय सूत्र तथा SI इकाई क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है उसकी SI यूनिट है ms-1 मीटर पर सेकंड आपको देखने को मिलती है। अब इसी से आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, मीटर को किस में मीजर करते हैं, लेंथ में। ठीक है, सेकंड किस में है, टाइम में। तो t-1 m0 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मास का तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m0 LT-1 और SI यूनिट मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर, तो ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर बनेगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ कंप्लीट। स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कितना रहा है आपका आउट ऑफ 25। 20 से ऊपर चल रहा है, बहुत ही अच्छा स्कोर है आपका। ठीक है, एग्जाम में भी आप 20+ ही करेंगे, लेकिन कोशिश करनी है हमें 25 तक पहुंचने की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सपोर्ट ज़्यादा करें यार, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ग्रुप्स के अंदर। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वहाँ पर शेयर करने की कृपा करें। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।